हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ में। मैं सीमा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही है कि डीआरडीओ की जो है आपकी सीरीज चलाई गई है, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर स्पेशली क्लास चलाई गई है, ठीक है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके, अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक्सटेंशन रोड आर एक्स्ट्रा फीचर्स पैरिटी। एक्सटेंशन रोड के लिए अतिरिक्त विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें साइन बार, ऑप्शन नंबर बी है इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है एक्सटेंशन रोड जो है वो किसके साथ में यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं इसमें साइन बार, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर। एक्सटेंशन रोड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं आंतरिक माइक्रोमीटर के साथ में। ये रोड किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदरूनी, आंतरिक, जिसके द्वारा अंदरूनी माप लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते रहना और नोट करते रहना। ये क्वेश्चन आ चुका है IOF फिटर के पेपर में 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द थ्रेड इज चेकड विद ए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी चेक होती है। कौन सी चूड़ी चेक होती है? स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, कौन सी चूड़ी इसके द्वारा चेक की जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी थ्रेड चेक करता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से वी चूड़ी चेक की जाती है, ठीक है, जिसका कोण होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का कोण होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। स्पेशली ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक्मे थ्रेड का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 29 डिग्री का, ठीक है, 29 डिग्री का। और वी थ्रेड का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है HL के पेपर में फिटर में 2015 में, ठीक है। इसके अलावा ये आ चुका है IOF के पेपर में फिटर में 2015 में। इससे अलग आ चुका है RRB गोरखपुर में ALP के पेपर में 2002 में, और IOF के पेपर में ये 2015 में 2 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश माइक्रोमीटर हैज थ्रेड्स मेजरिंग 1 इंच ऑन द स्पिंडल। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियाँ होती हैं। जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसमें 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ कटी होती है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 50, 50, ऑप्शन नंबर बी है 25, 25, ऑप्शन नंबर सी है इसमें 30 मतलब 30, ऑप्शन नंबर डी है इसमें 40, ठीक है, 40। तो कितनी चूड़ी कटी होती है इसमें? 40 चूड़ी कटी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है RRB के मुजफ्फरपुर ALP के पेपर में 2009 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेसेस ऑफ माइक्रोमीटर स्पिंडल एंड एनविल आर मेड। माइक्रोमीटर स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी है इनवार स्टील, ऑप्शन नंबर सी है इसमें स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन स्टील। माइक्रोमीटर और एनविल किसके बने होते हैं? क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, और इनके ऊपर कार्बाइड की टिप लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है? कार्बाइड की टिप लगी होती है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि क्रोमियम स्टील नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा इसमें सही होगा? कार्बाइड, क्योंकि कार्बाइड की टिप लगी होती है, जिससे कार्य करते समय स्पिंडल और एनविल के जो फेस होते हैं वो घिसे ना। और ये क्वेश्चन आ चुका है सेल बोकारो स्टील प्लांट के पेपर में 2016 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द वर्नियर बेवल एंगल हैज़ ए मिनिमम पैरिटी। वर्नियर बेवल कोण की न्यूनतम माप कितनी होती है? जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसकी कम से कम माप कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है इसमें 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है इसमें 30 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्नियर बेवल कोण की न्यूनतम माप कितनी होती है? 5 मिनट।
और ये क्वेश्चन आ चुका है UPRVUNL के पेपर में 2016 में। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मापक यंत्र है। वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी है इसमें साइन बार, ऑप्शन नंबर सी है इसमें ऑर्डलेग कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी है इसमें टेलीस्कोपिक गेज। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसका मतलब ये होता है, स्टील रूल आपने देखा होगा, ठीक है। स्टील रूल पे क्या होता है, इंचों में, सेंटीमीटर में, mm में निशान बने होते हैं, ठीक है। स्टील रूल जो होता है उसके द्वारा हम डायरेक्ट माप ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा औजार है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी माप भी ली जा सकती है, अंदरूनी माप भी ली जा सकती है और गहराई को भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। इस पर भी क्या बने होते हैं, mm में निशान बने होते हैं, इंच में निशान बने होते हैं। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष मापक यंत्र, ठीक है। जिनसे माप लेने के बाद में हमें स्टील रूल की सहायता पड़े वो क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष मापी औजार, क्योंकि हमें दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। हमने माप ली फिर भी हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है चेक करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, निशान बने नहीं होते हैं, इंचों में, mm में, सेंटीमीटर में निशान नहीं बने होते हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र, ठीक है। तो आ गया समझ में आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर। प्रत्यक्ष मापक यंत्र कौन सा है, वर्नियर कैलिपर। और ये क्वेश्चन आ चुका है IOF में 2017 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिसिशन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इन द मेट्रिक सिस्टम इज। मेट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता होती है। मेट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता कितनी होती है, अभी इसको आपको समझना है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, मेट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता होती है, मतलब कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं इसमें 1/1000 mm, ऑप्शन नंबर बी है इसमें 2/100 mm, ऑप्शन नंबर सी है इसमें 1/100 mm और ऑप्शन नंबर डी है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल के एक डिवीज़न का मान बराबर कितना होता है, 1 mm। मेन स्केल के एक डिवीज़न का मान कितना होता है, 1 mm। 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर 49 गुना 1/50 बराबर 49, 1/50 बराबर 49/50 बराबर 0.98 mm, ठीक है। मेन स्केल के एक डिवीज़न का मान कितना होता है, 1 mm। जो मेन स्केल डिवीज़न होते हैं वो कितने होते हैं, 49 और वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने होते हैं, 50। मेन स्केल डिवीज़न के 49 mm और वर्नियर स्केल डिवीज़न के 50 mm बराबर होते हैं, ठीक है। जब हम इसका मान निकालते हैं तो मेन स्केल के एक डिवीज़न का मान हमारा होता है 1 mm और वर्नियर स्केल डिवीज़न के एक डिवीज़न का मान होता है 0.98 mm, ठीक है, 0.98 mm। इसको हम कैसे निकालते हैं, वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 0.98 mm निकल कर आ जाता है। वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न का मान कितना होता है, 0.98 mm, ठीक है। अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसको हम माइनस करेंगे, 1 mm में से हम माइनस करेंगे, मतलब मेन स्केल डिवीज़न के 1 mm में से वर्नियर स्केल डिवीज़न के मान को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के, 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। 9 में से 9 माइनस होता नहीं है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0। इधर भी कितना है, इधर भी हमारा 0 है, तो पॉइंट लगाएंगे और हम इधर 0, तो कितना निकल के आ जाता है, 0.02 mm, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हमारी कितनी होगी, 0.02 mm।
या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/100 mm। ठीक है, ये हमारी लीस्ट काउंट निकल कर आ जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोल इंडिया के पेपर में 2013 में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लीवर ऑफ प्लंजर ऑफ द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज पैरेलल विद द मेजरिंग सरफेस और नोट, इफ इट इज नॉट स्ट्रेट देन इट इज कॉल्ड एरर। यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर या प्लंजर मापने वाली सतह के साथ समानांतर है या नहीं, यदि यह सीध में नहीं है तो इसे त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है इसमें कोसाइन त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी है इसमें इनविजिबल एरर, अदृष्टिगत त्रुटि, ऑप्शन नंबर सी है इसमें पैरेलल एरर समांतर त्रुटि, ऑप्शन नंबर डी है इसमें माइक्रो एरर माइक्रो त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, कोसाइन त्रुटि। ठीक है, कोसाइन दोष उत्पन्न होता है जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्लंजर या लीवर माप लेने वाले वर्कपीस के साथ समानांतर नहीं होता। कोसाइन दोष कब उत्पन्न होता है? जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्लंजर या लीवर माप लेने वाले वर्कपीस के साथ समानांतर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी मुंबई के एएलपी के पेपर में 2012 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कहलाता है। इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ चढ़ाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें प्रोटेक्टिव परत प्रोटेक्टिव लेयर, ऑप्शन नंबर बी है इसमें बिंडर, ऑप्शन नंबर सी है स्लग, ऑप्शन नंबर डी है इसमें फ्लक्स। कौन सा पदार्थ होता है जो चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोड पर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, फ्लक्स। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आर्क इलेक्ट्रोड के कोर वायर पर कई प्रकार के फ्लक्स चढ़ाकर वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है और वेल्ड को वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। आर्क वेल्डिंग में आर्क इलेक्ट्रोड के कोर वायर पर कई प्रकार के फ्लक्स चढ़ाकर विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है और ये वेल्ड को वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग इज। गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात क्या होता है? जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन इनका अनुपात कितना होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1:1। गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। सामान्यतः गैस वेल्डिंग में उदासीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो गैस की मात्रा होती है वो समान होती है, एक समान होती है। ठीक है, 1:1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और ये पूछा जा चुका है आईओएफ के पेपर में फिटर में 2017 में, और इससे अलग ये पूछा जा चुका है आरआरबी पटना एएलपी के पेपर में 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम इज यूज्ड ऑन मोस्ट मेटल्स। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का उपयोग अधिकांश धातुओं पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर बी है इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी है इसमें न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन नंबर डी है इसमें कैरोसिन फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस क्या होती है? समान होती है। इसका अनुपात कितना होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया 1:1 होता है, मतलब एक समान होता है। और इससे अलग यह ज्वाला धातु पर कोई रासायनिक प्रभाव नहीं डालती, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती और धातु के प्रति उदासीन रहती है। इसका जो प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं? बेदाग इस्पात के लिए, तांबा, एल्युमिनियम या ढलवा लोहा आदि की वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, न्यूट्रल फ्लेम। और ये क्वेश्चन आ चुका है डीआरडीओ मशीनिस्ट के पेपर में 2016 में, डीएमआरसी में ये आ चुका है फिटर के पेपर में 2017 में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्बोराइजिंग लॉ का प्रयोग किसे वेल्ड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें स्टील एंड कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर बी है इसमें टू मेक ए हार्ड सरफेस लाइक ए सैटेलाइट, उपग्रह जैसी कठोर सतह बनाने के लिए। या फिर है इसमें ऑप्शन नंबर सी ब्रास एंड ब्रॉन्ज, मतलब पीतल और कांसे की वेल्डिंग करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी है इसमें कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर या एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए। तो किस में प्रयोग करते हैं इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, टू मेक ए हार्ड सरफेस लाइक ए सैटेलाइट, उपग्रह जैसी कठोर सतह बनाने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? कठोर सतह बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक रखी जाती है और इसका प्रयोग स्टील की सतह को कठोर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है 3038 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीआरवी यूएनएल वाले पेपर में 2016 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 28, एट व्हाट एंगल शुड द चीजल बी हैड व्हील चिपिंग, चिपिंग करते समय छेनी को किस कोण पर रखना चाहिए? छेनी के द्वारा धातु को काटते समय किस एंगल पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है इसमें 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है इसमें 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है इसमें 60 डिग्री। तो कितने एंगल पर रखते हैं? जब चीजल के द्वारा मेटल को काटते हैं तो चीजल को कितने डिग्री पर झुकाकर रखते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, 40 डिग्री पर। ठीक है, कितने डिग्री पर रखते हैं? 40 डिग्री पर। साधारण चिपिंग करने के लिए छेनी का जो एंगल होता है, हाथ से पकड़कर छेनी का जो एंगल हम बनाते हैं वो कितने डिग्री का बनाते हैं? 40 डिग्री का। 40 डिग्री के कोण पर हम छेनी को रखते हैं। फिर क्या होता है, कर्तनधार को 10 डिग्री का क्लियरेंस मिल जाता है। ठीक है, और 20 डिग्री का रैक कोण बन जाता है। 10 डिग्री का क्लियरेंस कोण रखा जाता है और 20 डिग्री का रैक कोण रखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आईओएफ के पेपर में 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन ए नेचुरल फ्लेम इज अप्रोक्स, उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात लगभग होता है, कितना होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा, 1:1। ठीक है, 1:1 पर रखते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो मात्रा रखते हैं वो कितनी रखते हैं? बराबर रखते हैं, 1:1। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी पटना एएलपी के पेपर में 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड द हैमर बी हेल्ड टू हिट द कील, कील को ठोकने के लिए हथौड़े को किस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है इसमें फ्रॉम द मिडल ऑफ द हैंडल, हैंडल के बीच से। ऑप्शन नंबर बी है इसमें नियर द टॉप ऑफ द हैंडल, हैंडल के शीर्ष के पास से। ऑप्शन नंबर सी है इसमें एनीवेयर इन द लेंथ ऑफ द हैंडल, हैंडल की लंबाई में कहीं से भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें फ्रॉम द एंड ऑफ द हैंडल, हैंडल के अंत से। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट हो जाएगा। जब हथौड़े के द्वारा किसी कील को ठोकना हो तो हैंडल को कहाँ से पकड़ना चाहिए? अंत से, फ्रॉम द एंड ऑफ द हैंडल, हैंडल के अंत से। कील को ठोकने के लिए हथौड़े को हैंडल के अंत से पकड़कर ठोकना चाहिए, जिससे अधिक पावर के साथ चोट करे, मतलब जिससे अधिक पावर के साथ में कील पर चोट मार सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीआरवीयूएनएल में 2016 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 31 क्वेश्चन, फोर्जिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर, प्लेन कार्बन इस्पात की लोहाकारी इस तापमान पर की जाती है। प्लेन कार्बन स्टील की लोहाकारी के लिए कितना तापमान रखा जाता है? 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीआरवीयूएनएल के पेपर में 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोसेस इज यूज टू मेक लार्ज साइज बोल्ट्स, संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें अपसेट फोर्जिंग, ऑप्शन नंबर बी है इसमें स्वैगिंग फोर्जिंग, ऑप्शन नंबर सी है इसमें
हैमर फोर्जिंग, ऑप्शन नंबर डी है इसमें रोल फोर्जिंग। तो जब बड़े आकार के बोल्ट बनाने होते हैं तो कौन सी संक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो कौन से प्रोसेस का प्रयोग करते हैं? बड़े आकार के बोल्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? अपसेट फोर्जिंग का। ठीक है, अपसेट फोर्जिंग का। अपसेट फोर्जिंग क्या होती है? इसमें कार्यखंड की लंबाई को कम करते हैं, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट को ज़्यादा करते हैं। कार्यखंड की लंबाई को कम करके अनुप्रस्थ काट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपसेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अपसेटिंग फोर्जिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अपसेटिंग लोहाकारी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीआरबी यूएनएल के पेपर में 2015 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाई कार्बन स्टील फोर्जिंग इज टू बी डन इट शुड बी हीटेड अप टू टेम्परेचर। उच्च कार्बन इस्पात लोहाकारी करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जाना चाहिए जब तक क्या ना हो जाए? ऑप्शन नंबर ए इसमें व्हेन इट इज कलर बिकम्स चेरी रेड, जब तक इसका रंग लाल चेरी ना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी है इसमें व्हेन इट इज कलर्स बिकम्स येलो, जब तक इसका रंग पीला न हो जाए। ऑप्शन नंबर सी है इसमें व्हेन इट इज कलर्स बिकम्स लाइट येलो, जब तक इसका रंग क्या ना हो जाए? हल्का पीला न हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें व्हेन इट इज कलर्स बिकम्स ग्रीन, जब तक इसका रंग क्या ना हो जाए? हरा ना हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करने के लिए कितने टेम्परेचर पर कब तक गर्म करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्हेन इट इज कलर्स बिकम्स लाइट येलो। ठीक है, जब हमें हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग करनी होती है तो हमें किस तापमान तक गर्म करना चाहिए? जब तक उसका रंग हल्का पीला ना हो जाए। ठीक है, तब तक हमें गर्म करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीआरबी यूएनएल के पेपर में 2015 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसेटिंग इज ए फोर्जिंग प्रोसेस इन विच। अपसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन है इसमें द लेंथ ऑफ द जॉब इज इंक्रीज्ड, जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें द डायमीटर ऑफ द जॉब इंक्रीज्ड, जॉब की व्यास बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें बाय रिड्यूसिंग द लेंथ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज्ड, लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। जब हम क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस कर रहे थे, फोर्जिंग में अपसेटिंग प्रक्रिया को किस प्रकार से हम यूज करते हैं? लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लंबाई को कम करते हैं और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी के गोरखपुर एएलपी के पेपर में 2001 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 35 क्वेश्चन, द रेड कलर फोर्जिंग अपीयर्स व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है। फोर्जिंग प्रक्रिया करते समय लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इसमें 700 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसमें 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी इसमें 900 डिग्री सेल्सियस। फोर्जिंग प्रक्रिया करते समय कितने टेम्परेचर पर लाल रंग दिखाई देता है? जब फोर्जिंग प्रक्रिया करते हैं, फोर्जिंग भट्टी में जॉब को गर्म करते हैं, तो जॉब को गर्म करते समय लाल रंग जब दिखाई देता है तो समझ लेना उसका टेम्परेचर कितना है? 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 700 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईओएफ के पेपर में 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 36, ड्रिफ्ट इज यूज्ड इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें टू इनलार्ज द होल मेड बाय द पंच, पंच द्वारा किए सुराख को बड़ा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसमें फॉर ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी है इसमें बैंड ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस के बैंड के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसमें ऑल द अबव, उपरोक्त सभी प्रक्रिया के लिए। तो कब करते हैं हम ड्रिफ्ट का प्रयोग? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टू इनलार्ज द होल मेड बाय द पंच, पंच द्वारा किए सुराख को बड़ा करने के लिए। ठीक है, कब करते हैं ड्रिफ्ट का प्रयोग? पंच द्वारा किए सुराख को बड़ा करने के लिए।
पंचिंग के बाद पतले होल को या लाइनिंग को बड़ा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है IOF के पेपर में 2016 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, स्वेज इन द मेड, स्वेज बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसमें कॉपर मतलब तांबे के, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम के, ऑप्शन नंबर सी है इसमें पिग आयरन के, ऑप्शन नंबर डी है इसमें हाई कार्बन स्टील के। स्वेज ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर किसके लिए बनाए जाते हैं? फोर्जिंग कार्यों में सहारने के लिए, या फिर हम स्वेज ब्लॉक का वहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं जब हमें जॉब पर पंचिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है, तब भी हम स्वेज ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आकृति के सुराख बने होते हैं, जैसे आयताकार, त्रिभुजाकार, गोल, चकोर, एल आकार के। ठीक है, अलग अलग आकार के सुराख बने होते हैं। स्वेज ब्लॉक का अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो फोर्जिंग कार्यों के लिए करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB गुवाहाटी के ALP के पेपर में 2006 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, दैट मेटल इज ब्रिटल, वह धातु ब्रिटल है जो, ऑप्शन नंबर ए है इसमें गेट लॉन्गर व्हेन हैमरेड, हथौड़ा मारने पर लंबी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी है इसमें मेक ए टोन ऑफ साउंड बाय फेलिंग ऑन ए हार्ड थिंग फ्रॉम अबाउ, ऊपर से सख्त चीज पर गिरने से टन की आवाज करे, ऑप्शन नंबर सी है इसमें इट ब्रेक्स व्हेन स्ट्रक विद ए हैमर, हथौड़ा मारने पर टूट जाए, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? भंगुरता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इट ब्रेक्स व्हेन स्ट्रक विद ए हैमर, हथौड़ा मारने पर टूट जाए। ठीक है, भंगुरता का गुण क्या होता है? जब हथौड़े से चोट मारी जाए तो वो टुकड़ों में टूटकर अलग हो जाती है। हथौड़ा मारने पर टुकड़ों में टूट जाना, यह धातु का वह गुण होता है जिसके कारण इस पर चोट लगने पर यह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है RRB गोरखपुर ALP के पेपर में 2002 में, UPRVUNL के पेपर में 2016 में। ठीक है, ये 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ब्रास इज मिक्सचर, पीतल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर, एल्युमिनियम और तांबे का, ऑप्शन नंबर बी है इसमें ऑफ कॉपर एंड टीन, तांबे और टीन का, ऑप्शन नंबर सी है इसमें ऑफ कॉपर एंड जिंक, तांबे और जस्ते का, ऑप्शन नंबर डी है इसमें ऑफ जिंक एंड आयरन, जस्ते और लोहे का। ठीक है, तो पीतल का जो मिश्रण है वो किसका होता है? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ठीक है, और इसके मिश्रण में कॉपर कितने परसेंट होता है? 70% होता है। ठीक है, कॉपर कितने परसेंट होता है? 70% होता है। और जिंक कितने परसेंट होता है? इसमें जिंक होता है 30%। ठीक है, 30% इसमें जिंक होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है IOF के पेपर में 2015 में, RRB रांची ALP के पेपर में 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड, इसमें बोला है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है? मतलब इसका अयस्क क्या होता है? ऑप्शन ए है इसमें फ्रॉम द पिच ब्लेड से, ऑप्शन नंबर बी है इसमें फ्रॉम ग्रेफाइट से, ऑप्शन नंबर सी है इसमें बॉक्साइट से, ऑप्शन नंबर डी है इसमें अर्जेंटाइट से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं हम एल्युमिनियम को? बॉक्साइट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पेपर में 2016 में। ठीक है, तो आज के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको पता है कि DRDO में आपको 101% सिलेक्शन लाना ही लाना है। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने भी बच्चे DRDO की तैयारी करने वाले हैं सभी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा
और जितने बच्चे सेल का फॉर्म भरे हैं या फिर यूपी RVUNL का फॉर्म भरे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने और भी भर्तियां हैं और टेक्निकल से आपके हर भर्ती में कुछ ना कुछ सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं सभी को वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी प्रॉपर मिलती रहेगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन किया तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो ना मिल पाए और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराए जाएंगे वो शायद आप ना देख पाओ और उन्हीं से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और आप अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।